हेलो एवरीवन, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है, जो है वक्फ बोर्ड बिल, जिसको आपने सुना होगा, सब जगह देखा भी होगा कि हाल ही में इसको पार्लियामेंट ने पास भी किया है। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 इसको लाने की क्या जरूरत पड़ी, क्यों लाया गया और पहले जो बिल था उसमें क्या खामियां थी और उनको दूर किया गया, उसको लेकर हम आज डिस्कस करेंगे। जो कि टॉपिक है आपको प्री प्लस मेंस के दोनों दो एग्जाम हैं उनको लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। ठीक है, टॉपिक है, इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस प्री और मेंस में दोनों में ही ज़्यादा देखी जाती है और इसको लेकर आप देखते हैं कि इसमें क्या प्रोविज़न नए लाए गए हैं और पहले क्या प्रोविज़न थे जिनकी वजह से इसको लाया गया है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं वक्फ बोर्ड बिल 2025। तो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 जो आया है एक्ट वर्सेस बिल, पहले जो है वक्फ बोर्ड एक्ट होता था जो 1995 में लाया गया था और अब उसको चेंज करके वक्फ बोर्ड बिल लाया गया है 2025 में। अगर आप देखेंगे जो वक्फ एक्ट था 1995 का, उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा था या उसमें बहुत सारी खामियां देखी जाती थी, तो उसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए इसको लाया गया है। तो उसमें जो शॉर्ट कमिंग्स थी या प्रीवियस एक्ट जो था, बेसिकली ओवरकमिंग द शॉर्ट कमिंग ऑफ द प्रीवियस एक्ट, जो प्रीवियस एक्ट था 1995 का, उसमें जो जितनी भी कमियां थी, ऑब्वियसली हमेशा ऐसा ही होता है कि जो कमियां होती हैं उनको सुधारने के लिए हमेशा अमेंडमेंट लाई जाती है। तो इसको सुधारने के लिए लाया गया अपडेटिंग द, और उसमें जो वक्फ की डेफिनेशन थी या इसको लेकर जो भी बताया गया था कि ये है क्या है, उसको लेकर भी इसमें अपडेट किया गया है। और जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थी, जितनी भी प्रॉपर्टी थी, जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पहले होती थी, उसको भी चेंज किया गया है। और ज्यादातर क्या एक आप लेटेस्ट ट्रेंड भी आप देख पाते होंगे कि न्यू टेक्नोलॉजी इरा है, एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, तो उसके दौरान जो है इंक्रीजिंग द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मैनेजिंग द वक्फ रिकॉर्ड। बेसिकली पहले जो रिकॉर्ड होते थे लैंड डिपार्टमेंट के थ्रू ट्रेडिशनल चीजें चलती थी, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उनको रिकॉर्ड करने में। तो इन सब चीजों को न्यूली जो एक्ट है उसमें इंट्रोड्यूस किया गया। और अगर देखेंगे जो एक पुराना बिल भी आता था, कौन सा, मुसलमान वक्फ एक्ट आता था एक 1923 का, वो बहुत पुराना हो चुका था। तो उसी तरह से मुसलमान वक्फ रिपील बिल 2020, मतलब इस चीज को हमने रिपील कर दिया 2025 में, उसको लेकर भी ये एक्ट लाया गया है विच इज नो लॉन्गर इफेक्टिव इन द मॉडर्न। तो इसकी जरूरत नहीं है, जो एक ट्रेडिशनल पुराने टाइम से चलता आ रहा था हमारे 1925 से, उन सब चीजों की कोई नीड भी नहीं होती है मॉडर्न टाइम में। ठीक है, तो उसको लेकर ये सब चीजें हम लाए हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका एंश्योर द यूनिफॉर्म रूल्स, कि क्या है, फॉर मैनेजिंग द वक्फ प्रॉपर्टी अंडर द वक्फ एक्ट। और बेसिकली ऑब्वियसली ये नया टाइम है और सबके लिए यूनिफॉर्म लॉज होने चाहिए और यूनिफॉर्म बिल होना चाहिए। उन सब चीज़ों को एंश्योरिटी या श्योर करने के लिए ये सब एक्ट लाया गया था। ठीक है, और अब देखते हैं कि इसको लेकर मेजर इश्यूज क्या देखने को मिले थे। ठीक है, कि मेजर इशू क्या क्या थे जिसकी वजह से या जिसके कारण इस बिल को लाया गया। तो मेजर इशू में देखेंगे, सबसे पहले जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो मेजर या सबसे बड़ा मेजर इशू जो देखने को मिलता था वो होता था इररिवोकेबिलिटी ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी। ऐसा माना जाता था वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, ऐसा माना जाता है कि एक बार अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी पे क्लेम हो गया या वक्फ की प्रॉपर्टी होगी, वो हमेशा के लिए वक्फ की प्रॉपर्टी ही बन जाएगी। तो ये सबसे बड़ा एक मिसयूज हो रहा था इस चीज का, तो ये भी देखने को मिला। फिर नेक्स्ट है लीगल डिस्प्यूट एंड पुअर मैनेजमेंट, कि ऐसा माना जाता था कि इसको लेकर जितने भी डिस्प्यूट थे या मैनेजमेंट थी, उसको लेकर भी जो लीगल एक्शन था वो भी वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया गया था, वही इसकी सुनवाई करता था। वो भी इसके लिए एक बेन की तरह काम कर रहा था, एक शराब की तरह काम करता था। तो इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ वक्फ लैंड ये देखने को ज्यादा मिलता था, मिसमैनेजमेंट ऑफ ओनरशिप डिस्प्यूट, ये सब चीजें देखने को मिलती थी। तो इसकी वजह से भी इस एक्ट को लाने की जरूरत पड़ती। और नेक्स्ट देखते हैं जुडिशियल ओवरसाइट। जुडिशियल ओवरसाइट में देखेंगे डिसीजन बाय अ वक्फ ट्रिब्यूनल कैन नॉट बी। अब क्या होता था जुडिशियल एंगल में देखेंगे, अगर मान लिया किसी की वक्फ प्रॉपर्टी को वक्फ ने क्लेम कर लिया, तो उसमें क्या होता था कि इसके लिए जुडिशियल इंक्वायरी भी वक्फ ट्रिब्यूनल में होती थी। और अगर वक्फ ट्रिब्यूनल ने जो भी डिसीजन दे दिया, उस डिसीजन को कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता था। वो भी एक बहुत बड़ा एंगल था कि वो लोगों में एक तरह से इस एक्ट को लेकर जो है सहमति थी कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके लिए हायर
कोर्ट अथॉरिटी भी होनी चाहिए। दिस रिड्यूस द ट्रांसपेरेंसी। ऑब्वियसली आपने सुना होगा कि ट्रांसपेरेंसी ही आपकी गवर्नेंस को बेटर करती है, तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी तो यहां खत्म हो रही थी, तो उस चीज को भी बेटर बनाने के लिए इसके लिए ये बिल लाने की जरूरत थी। नेक्स्ट आता है इनकम्प्लीट सर्वे ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी। और ऐसा भी देखा होगा कि वैसे तो हमेशा जो है सर्वे होते रहते हैं, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी का सर्वे बहुत टाइम से पेंडिंग था और बहुत सारी प्रॉपर्टीज क्लेम्ड थी लेकिन उनके सर्वे नहीं किए जा सकते थे, लेकिन वो प्रॉपर्टीज वक्फ के पास थी, तो उनका भी सर्वे बहुत डिले हो रहा था। तो ये भी एक मेजर इशू बना हुआ था कि इसका सर्वे टाइम टू टाइम होना चाहिए। नेक्स्ट आता है मिसयूज ऑफ द वक्फ लॉ, कि ये जो लॉ था हमारा वक्फ लॉ जो था, इसका बहुत बारी जो है मिसयूज या बहुत बारी देखा भी जाता था। क्यों? क्योंकि सम स्टेट वक्फ बोर्ड हैव मिसयूज देयर पावर्स लीडिंग द कम्युनिटी टेंशन, कि वो कहीं ना कहीं पे किसी की प्रॉपर्टी को क्लेम हो जाएगा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ से रिलेट करती है, तो फिर वहां की जो लोकल कम्युनिटी है उनमें जो है ये टेंशन पैदा हो जाती थी कि हमारी प्रॉपर्टीज को लेकर, क्योंकि उसको लेकर आप इलीगली जो लीगल रिप्रेजेंटेशन है वो कहां दे सकते हैं, वो तो वक्फ ट्रिब्यूनल में दे सकते हैं, और वक्फ ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन होगा वो तो आपको पता ही है कि वो जो है फाइनल होगा। तो उसको लेकर लोगों में जो है टेंशन बनी रहती थी कि यहां पे हमारी जो वक्फ एक्ट है उसका मिसयूज होता है। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द वक्फ एक्ट, कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या थी जो पहले वाला था। द वक्फ एक्ट अप्लाइज ओनली टू वन रीजन, ये सिर्फ एक ही विशेष रीजन को दिया गया था, व्हाइल नो सिमिलर लॉ एग्जिस्ट टू अदर। तो ये भी बहुत ज्यादा असहमति देखने को मिलती थी जो अदर कम्युनिटीज अदर रीजन थे उनमें, तो उस वजह से भी इसको लाने की जरूरत पड़ी। एक PIL की गई थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो दिल्ली हाई कोर्ट में की गई थी, उसमें जो है क्वेश्चन किया गया था कि जो वक्फ एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है। वहां से इसकी वैलिडिटी के बारे में क्वेश्चन उठा कि ये वैलिड है कि नहीं है, तो उसको लेकर दिल्ली कोर्ट हैज आज द सेंटर, और फिर दिल्ली कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि आप बताएं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है। और इस ये जो है जो गवर्नमेंट ने फिर उसको बोला, गवर्नमेंट कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा कि आप इसके ऊपर हमें बताएं कि ये जो बिल है, ये जो एक्ट है, ये वैलिडेशन कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडेशन है कि नहीं है, इसमें बदलाव हो सकते हैं। तो उसी को लेकर जब वो दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा, तो उसी को लेकर फिर केंद्र सरकार ने इसको लेकर अमेंडमेंट करनी चाहिए, और अभी जो है हाल ही फिलहाल में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को लाया गया। तो अब हम देखते हैं कि ये जो दोनों बिल थे, जो प्रीवियस वक्फ एक्ट था और अभी का जो बिल है, जो वक्फ एक्ट 1995 था और वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 है, इन दोनों में अंतर क्या है, क्या क्या नए प्रोविजन ऐड किए गए और पुराने क्या कृतियां उसमें रहती थी। तो अगर देखेंगे, नेम जो है, नेम होता है वक्फ एक्ट 1995, पहले वाला एक्ट था और ये बिल के रूप में आया, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। तो इसको नया नाम दे दिया गया कि ये क्या है, मैनेज करेगा, एम्पावर करेगा कम्युनिटीज को और एफिशिएंसी बढ़ाएगा किसकी, जो एक्ट है वक्फ एक्ट है उसकी, और डेवलपमेंट करेगा सोसाइटी की। उस तरीके से इस एक्ट को लाया गया 2025 के नाम से। तो इसका नाम ध्यान रखना, आपने प्री एग्जाम में भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। और नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ वक्फ। जो पहले वाला वक्फ होता था 1995 में, उसमें और अब के जो वक्फ है उसकी फॉर्मेशन में क्या बदलाव है। तो वक्फ कुड बी फॉर्म्ड बाय डिक्लेरेशन यूजर और एंडोमेंट वक्फ अलाल औलाद वक्फ एक्ट 90। तो किस तरह से बनाया गया था, फॉर्मेशन किस तरह से की गई थी कि खुद से ही डिक्लेयर किया जाएगा इनके द्वारा, जो इनको पावर देता वक्फ अलाल औलाद के अंदर, और वक्फ एक्ट 1995 के अंदर इसको बनाया गया था। बेसिकली खुद से ही एक डिक्लेरेशन के थ्रू इसको, यूजर की डिक्लेरेशन के थ्रू इसको बनाया गया था। अब जो है ये जो बनाया जाएगा, इसमें जो ये जो खुद की सेल्फ डिक्लेरेशन रहती थी, रिमूव द वक्फ बाय यूजर एंड अलाउ फॉर्मेशन ओनली थ्रू डिक्लेरेशन ऑन एंडोमेंट, कि आप जो है जो प्रॉपर्टी डोनेट करेगा उस तरह से डिक्लेयर करेंगे, फिर उसके थ्रू ही इसको बनाया जाएगा। तो ये भी एक प्रोविजन डाल दिया गया इसमें, इसको इसकी फॉर्मेशन को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एज अ वक्फ, कि जो पहले क्या होता था
कि किसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, जो वक्फ की प्रॉपर्टी होगी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी, नहीं होगी, तो वहां पे क्लियर प्रोविजन पहले नहीं दिया गया था कि ये जो प्रॉपर्टी है किसकी, गवर्नमेंट की। वैसे तो आपने देखा होगा जितनी भी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड होती है हाउस होल्ड के द्वारा, किसी के द्वारा, दैट इज स्टेट ऑन प्रॉपर्टी। तो यहां पे ये सब चीजें क्लियरली मेंशन नहीं था। अब क्या है, एनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड एज अ वक्फ बिल। पहले ऐसा था कि अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी अगर ये क्लेम कर देते हैं तो उसके लिए कोई क्लियर प्रोविजन नहीं था, ठीक है। लेकिन अभी जो बताया गया कि अगर ऐसी कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है जिसको वक्फ जो है क्लेम कर लेता है, ऑनरशिप डिस्प्यूट विल बी रिजॉल्व। कौन उसको रिजॉल्व करेगा, किसी की प्रॉपर्टी को, फॉर एग्जांपल किसी की प्रॉपर्टी को पहले अगर वक्फ जो है एक्वायर कर लेता था या क्लेम कर देता था, तो वो जो डिस्प्यूट है, बताया मैंने पहले कि वो जो है ट्रिब्यूनल में चलता था, वक्फ ट्रिब्यूनल में चलता था। लेकिन अब जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनरशिप डिस्प्यूट विल बी रिजॉल्व बाय होम, दैट इज कलेक्टर। तो कलेक्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि अगर कोई डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी को लेकर, वो कलेक्टर रिजॉल्व करेगा। और Who will submit, और वो जो क्या करेगा, उस रिपोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट को देगा। तो पहले ये सब चीजें प्रोविजन में नहीं थी, तो ये भी एक अच्छा प्रोविजन है कि कलेक्टर को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। और फिर आता है पावर टू डिटरमाइन वक्फ प्रॉपर्टी। किसको हक है कि जो है कौन डिटरमाइन करेगा वक्फ की प्रॉपर्टीज को। पहले जो था सिर्फ डायरेक्ट जो है वक्फ बोर्ड प्रीवियसली हैड पावर, सिर्फ वक्फ बोर्ड के पास ही पावर थी कि किसी प्रॉपर्टी पे क्लेम हो गया तो वक्फ बोर्ड बोल देगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो ये डिक्लेयर हो जाएगी दैट इज अ वक्फ प्रॉपर्टी। लेकिन अब ये प्रोविजन रिमूव कर दिया कि वक्फ जो है किसी भी प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं कर सकता कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो ये प्रोविजन भी इससे रिमूव कर दिया गया। नेक्स्ट आता है कि जो सर्वे है, सर्वे ऑफ वक्फ, पहले जो है बहुत लंबे टाइम से ये सर्वे, अभी भी ये सर्वे पेंडिंग था, काफी टाइम से ये सर्वे पेंडिंग था और हुआ भी नहीं था। और अब जो बोला गया है कि ये जो सर्वे है टाइम टू टाइम होता रहेगा रेवेन्यू लॉ के अंदर, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थ्रू। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोविजन इसमें ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट जो प्रोविजन आता है दैट इज सेंट्रल वक्फ काउंसिल, सेंट्रल वक्फ काउंसिल कंपोजिशन। इसकी जो काउंसिल होगी इसमें कौन कौन लोग मेंबर होंगे, इस काउंसिल में कौन कौन लोग होंगे। तो कंस्टिट्यूटेड द सेंट्रल वक्फ, पहले जो प्रोविजन था उसमें क्या होता था, द सेंट्रल वक्फ काउंसिल टू एडवाइज द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड वक्फ बोर्ड, कि ये जो काउंसिल है कॉन्स्टिट्यूट करेगी सेंट्रल वक्फ काउंसिल, जो मेंबर होंगे सेंट्रल वक्फ काउंसिल के होंगे, और कुछ जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड्स के वक्फ बोर्ड के होंगे, मतलब सेंटर में वक्फ बोर्ड है और स्टेट में होंगे तो वो इसमें मेंबर होंगे। और ऑल मेंबर ऑफ सेंट्रल वक्फ काउंसिल हैड टू बी मुस्लिम, और जितने भी इस काउंसिल में मेंबर होंगे सारे के सारे मुस्लिम कम्युनिटी, एक ही समुदाय के होंगे, ठीक है। और उसमें प्रोविजन भी डाला गया था कि उसमें एटलीस्ट 2 विमेन भी होंगी। लेकिन ये बहुत बारी देखा गया था कि विमेन्स को इस यहाँ पे ज्यादा रोल नहीं देखने को मिलता और नहीं भी होती थी, ना के मात्र होती थी। अब जो है, अब क्या इस प्रोविजन में क्या है, 2 मेंबर मस्ट बी। अब इस पहले जो है, पहले वाले प्रोविजन में आप देखेंगे कि कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी के बाहर नहीं इसमें होता था, लेकिन अब जो है 2 मेंबर जो है मुस्लिम कम्युनिटी के यहां पे रख दिए गए हैं। और एमपी फॉर्मर जजेस, और कौन होंगे, एमपी या फॉर्मर जजेस या एमिनेंट पर्सन अपॉइंटेड टू द काउंसिल एज पर द एक्ट नीड नॉट टू बी मुस्लिम। तो इसमें से एमपी, फॉर्मर जजेस या एमिनेंट पर्सनैलिटी भी हो सकती है इस काउंसिल में, ये भी प्रोविजन डाल दिया गया। और ये जो फॉलोइंग मेंबर और कौन होंगे, तो फॉलोइंग मेंबर मस्ट बी मुस्लिम, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, तो मुस्लिम भी हो सकते हैं और मुस्लिम जो और ऑर्गेनाइजेशन है उनसे भी हो सकते हैं, या स्कॉलर्स भी हो सकते हैं। ये इसके अंदर लाया गया, जैसे स्कॉलर ऑफ इस्लामिक लॉ या चेयरपर्सन ऑफ द वक्फ बोर्ड के भी इसमें मेंबर हो सकते हैं। तो इस जो काउंसिल थी इसको थोड़ा डाइवर्सिफाई कर दिया गया। पहले जो सिर्फ एक कम्युनिटी बेस्ड ही डोमिनेटेड होती थी, उसी कम्युनिटी से ये लोग होते हैं, लेकिन अब इसमें जो है वाइड पर्सपेक्टिव ला दिया गया कि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो सांसद हो, जजेस हो, या तो कुछ और भी हो सकते हैं जो मुस्लिम जो है ऑर्गेनाइजेशन से या स्कॉलर लॉ या इस्लामिक लॉ से जिनको जो रिलेट करते हैं उनको भी इसमें रखा गया है। और विमेन्स का होना भी एक कंपल्सरी प्रोविजन इसमें कर दिया गया कि ऑफ द मुस्लिम मेंबर 2 मेंबर्स मस्ट बी, जो मुस्लिम मेंबर होंगे उसमें मस्ट 2 विमेन्स का होना कंपल्सरी कर दिया गया। पहले ये सिर्फ नाम मात्र ही होता था। नेक्स्ट होता है वक्फ बोर्ड कंपोजिशन। जो बोर्ड बनेगा, ये तो काउंसिल हो गया कि काउंसिल में कितने कौन मेंबर होगा, कैसे होगा, लेकिन अब बोर्ड जो बनता था उसमें कौन होगा। तो वक्फ बोर्ड में जो है आपके कौन कौन होंगे, तो अगर देखेंगे जो पहले वाला था उसमें था प्रोवाइड्स फॉर इलेक्शन
ऑफ अप टू 2 मेंबर ईच फ्रॉम इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ मुस्लिम, ठीक है, जो टोटल कॉलेज होता है या जो भी पार्टिसिपेट करते थे वो मुस्लिम कम्युनिटी से होते थे, और 2 मेंबर, दैट इज 2 मेंबर MP MLA एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, बार काउंसिल मेंबर फ्रॉम द स्टेट अप टू द बोर्ड। तो इस तरह से इसके वक्फ बोर्ड कंपोजिशन होता था और उसमें विमेंस का भी रोल रखा गया था पहले, बट वो नहीं होती थी। अब जो प्रोविजन डाला गया है कि 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स, एक तो ये है एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ ईच फ्रॉम सिया और अदर, जो मुस्लिम में भी जो कम्युनिटी अदर जो कास्ट है उनको भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया, जैसे सियाज को, सुन्नीज को, बैकवर्ड क्लासेस ऑफ मुस्लिम, इन सबको भी रिप्रेजेंटेशन देने की बात की गई कि अदर जो कास्ट है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। 1 मेंबर ईच फ्रॉम, और कौन सी कम्युनिटी है या और कौन सी कास्ट है, बोरा हो गया या आगा खानी कम्युनिटीज, इफ देयर इज अ वक्फ इन द स्टेट, अगर उस स्टेट में होगा तो ये भी उसमें उस बोर्ड में ये होंगे। 2 मुस्लिम मेंबर मस्ट बी विमेन, और 2 जो है विमेन जो है मुस्लिम मेंबर होना कंपल्सरी बोर्ड में भी रख दिया गया है। तो ये कंपोजिशन, पहले इस तरह की कंपोजिशन थी, अब जो है कंपोजिशन थोड़ी डाइवर्सिफाई कर दी गई है। अब नेक्स्ट आता है कि हमारे यहां पे क्या है, ट्रिब्यूनल कंपोजिशन कर दी गई है, ठीक है। ट्रिब्यूनल में जो होगा, कौन होगा ट्रिब्यूनल में मेंबर, कौन कौन हो सकते हैं, पहले जो ट्रिब्यूनल में मेंबर थे और अब जो है कौन कौन होंगे उसमें भी बदलाव किया गया है, ठीक है, क्योंकि ट्रिब्यूनल ही इसके लिए स्पेसिफिकली बनाया जाता था इसकी इंक्वायरी के लिए। तो पहले था अमेंडमेंट रिमूव्स द मुस्लिम फॉर अ वक्फ डिस्प्यूट लेड बाय द जज, डिस्ट्रिक्ट सेशन एंड सिविल जज इंक्लूडेड, कौन कौन है, स्टेट ऑफिसर एडिशन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रैंक और मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट। तो ये लोग होते थे, एक तो स्टेट ऑफिसर होगा, कोई भी एडिशनल कोई भी मेंबर होगा, और डीएम होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, और एक मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट इसमें रखा जाता था, ठीक है, जो ट्रिब्यूनल बनता था स्पेसिफिकली दैट इज फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी। और फिर अब क्या किया गया, एक्सपर्ट इंस्टेड, अब क्या है, किसी एक्सपर्ट को ही रखा जाएगा, क्या है, अ करंट और फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज एज अ चेयरमैन। किसको बनाया जाएगा, जो पहले प्रीवियसली डिस्ट्रिक्ट जज रहा होगा उसको चेयरमैन बनाया जाएगा। अ करंट और फॉर्मर ज्वाइंट सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो इनको इस जो आपका ट्रिब्यूनल है, इस ट्रिब्यूनल में जो मेंबर होंगे उसमें इनको भी डाला जाएगा। तो ये भी इसमें एक प्रोविजन बनाया गया। फिर आता है अपील और ट्रिब्यूनल ऑर्डर। पहले जो मैंने बताया कि पहले डिसीजन ट्रिब्यूनल, और जो ट्रिब्यूनल में, क्योंकि जो वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल था वहां पे जा रहे केसेस आते थे और जो वहां पे डिसीजन ले लिया गया वही फाइनल माना जाता था। लेकिन अब जो क्या कर दिया गया है, और उसके बाद उस डिसीजन को कहीं पे चैलेंज, हाँ हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकता था उसको लेकर, लेकिन और कहीं वो चैलेंज नहीं होता था। लेकिन अब क्या किया, दिस बिल ओमिट द प्रोविजन डीमिंग फाइनेबिलिटी ऑफ ट्रिब्यूनल डिसीजन, कि अब यहां का डिसीजन फाइनल नहीं होगा, अलो अपील। अब इसके बाद 90 दिन के अंतर्गत ही अंतराल में ही आप हाई कोर्ट में भी इसके लिए रिट की जा सकती है, हाई कोर्ट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सेपरेट वक्फ बोर्ड और सेक्ट कि अलग से ही वक्फ बोर्ड और इस सेक्ट के लिए रखा गया है। पहले क्या होता था, सेपरेट वक्फ बोर्ड फॉर अ सुन्नी एंड सिया सेक्ट इफ सिया वक्फ कंस्टिट्यूट मोर देन 50% ऑल वक्फ प्रॉपर्टी इनकम। पहले मतलब सिया और सुन्नी के लिए ही स्पेशल जो है क्या बनाया गया था, वक्फ बोर्ड सेक्ट बनाया गया था। लेकिन अब और भी कम्युनिटीज को ऐड कर दिया, या और भी जो कास्ट है उनको ऐड कर दिया, जैसे कि बोरा या आगा खानी सेक्ट अलोंग विद सिया सुन्नी। पहले सिर्फ सिया और सुन्नी के लिए ही प्रोविजन था, अब जो है बोरा और आगा खानी सेक्ट्स को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर थे जो डिफरेंशिएट करते हैं पुराने वाले एक्ट को और अभी वाले बिल को। तो ये आपको मेंस में भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि वहां पे दोनों का डिफरेंशिएशन लिखने को आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या जरूरत पड़ी या इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम मेंबर इन द वक्फ बोर्ड एंड अ सेंट्रल वक्फ काउंसिल, कि नॉन मुस्लिम लोगों को भी इसमें ऐड किया गया, किसमें, वक्फ बोर्ड बिल में। तो नॉन मुस्लिम आर अ स्टेक होल्डर लाइक अ डोनर। तो नॉन मुस्लिम भी आपको देखने को मिलता होगा बहुत सारी जगह पे कि वो डोनर हैं, उन्होंने प्रॉपर्टी डोनेट की है, या तो लेसी भी हैं या टीनेट्स भी देखने को मिलते हैं वक्फ मैनेजमेंट में। तो उस चीज को देखने के लिए भी जो है नॉन मुस्लिम मेंबर्स को भी ऐड किया गया।
फिर आता है सेक्शन 96 एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेगुलेट द सेक्युलर एक्टिविटी ऑफ वक्फ इंस्टीट्यूशन, कि ये सेक्युलर काम करते रहे वक्फ इंस्टीट्यूशन, तो उसके लिए भी इसकी जरूरत पड़ी थी। द सेंट्रल वक्फ काउंसिल ओवरसी स्टेट वक्फ बोर्ड, दिस अंडरस्कोर्स द वक्फ मैनेजमेंट इज एडमिनिस्ट्रेटिव नॉट सोनली रिलीजियस एंड, तो ये जो वक्फ की जो कार्य हैं उन सबको भी जो है काउंसिल के थ्रू लुक आफ्टर किया जा सके, तो उसके लिए भी इसकी जरूरत पड़ी। तो इन सब मुद्दों के इसलिए या नॉन मुस्लिम की इसलिए जरूरत पड़ी कि मैक्सिमम देखा जाता था कि नॉन मुस्लिम जो है बहुत सारे केसेस में जो है आपने देखा होगा कि उनकी प्रॉपर्टियां भी वक्फ के अंदर चली गई, या तो कहीं डोनर थे, कहीं जो है लेसी भी थे, उस तरह से देखने की जरूरत पड़ी और इन सबको भी ऐड कर दिया गया किसमें, वक्फ बोर्ड और वक्फ सेंट्रल काउंसिल में इनको ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से प्रोविजन है। कुछ मेंबर होंगे, कितने मेंबर होंगे, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि कितने मेंबर की बॉडी होगी और कौन कौन इसमें मेंबर होगा, हमने डिस्कस कर लिया है। तो आपको जो है इस जो टॉपिक है इसकी इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाती है प्रीपरस मेन पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो प्रीपरस मेन पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे, जो जैसे कि अगर मेंस में देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन इस पर्सपेक्टिव से बन सकते हैं, इस टॉपिक से बन सकते हैं, तो आप देखेंगे तो ऑप्शन जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किस तरह का बन सकता है, जैसे कि रोल ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडी इन मैनेजिंग द रिलीजियस एंडोमेंट्स, कि क्या रोल हो जाता है स्टैट्यूटरी बॉडी का रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने में। दूसरा आता है गवर्नमेंट रोल इन बैलेंसिंग सेक्युलरिज्म प्लस रेगुलेशन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, की गवर्नमेंट का क्या क्या रोल रहता है सेक्युलरिज्म को मेंटेन करने में या रेगुलेशन को मेंटेन करने में जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की दी जाती हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है। तीसरा बन जाता है माइनॉरिटी राइट्स, कि माइनॉरिटी, आपको पता है फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 29-30 में माइनॉरिटीज को राइट दिए गए हैं, तो उनकी क्या हनन तो नहीं हो रहा है या उनको प्रॉपर ये राइट दिए जा रहे हैं, तो उसके लिए भी ये प्रॉपर रोल हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है रिफॉर्म फॉर इंप्रूविंग द गवर्नमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, कि इस तरह के रिफॉर्म जो है क्या बढ़ा देते हैं, गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी को बेटर कर देते हैं, जो GS2 और GS1 में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि वक्फ बोर्ड एक्ट कब का था, जो 1995 का था, या वक्फ जो बोर्ड है या वक्फ अफेयर है कौन सी मिनिस्ट्री देखती है, तो वक्फ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर देखती है। फिर सेंट्रल वक्फ काउंसिल वाज एस्टेब्लिश कब की गई थी, 1964 में की गई थी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको प्री और मेंस में पूछे जा सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण विषय था, इसको लेकर हम आज टॉपिक लेके आए थे। होप सो आपको पसंद आया होगा।